इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अभी बहुत समझ रहे हैं टाइम पड़ा है तो हो जाएगा, 2 रातों में होने वाला काम नहीं होता, ठीक ठाक एफर्ट लगानी पड़ती है। ओह माय गॉड, आई डोंट थिंक आई डाउनलोडेड द पेपर। चलें, मैं भी अपना होमवर्क नहीं किया आज, तो लेट्स डू इट नाउ। क्या हुआ जी, 2022, और हमने करना है जून 22 वेरिएंट 13, ये उसकी मार्क्स स्कीम आ गई, इसको नीचे सेव कर देते हैं, द राइट स्पॉट देयर। राइट जी, ये हो गया, और दूसरा एक डाउनलोड कर लेते हैं इसका असल पेपर, ताकि हम उस पर काम कर सकें। समय 22 क्वेश्चन पेपर 13 ये जी, इसको भी सेव कर लेते हैं नीचे, और दैट्स अबाउट इट जी। लेट्स नाउ go to the papers and start. Summer 22 क्वेश्चन पेपर 13, मार्क्स स्कीम खोल लेंगे जब जरूरत पड़ी, अभी जरा स्टार्ट करते हैं जी। बच्चों जरा रेडी हो जाएगा, नाम ले लेके पूछूंगा बच्चों से, ताकि सबके कॉन्सेप्ट्स मुझे पता लगते रहें। शहरियार काशिफ, which statement about money is correct? Money is out of the course now. एहतियातन करवा दूं या नहीं आएगा, छोड़े। नंबर 2, टेबल शोज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। शहरियार काशिफ आपका ये शहरियार खान, एंड दैट डिफरेंट हाउस होल्ड इन यूके पेड इन 2017 एंड 18। तो उसने इनकम टैक्स के हिसाब से बॉटम 20 से लेके टॉप 20 तक ले गया है। एवरेज इनकम बताइए और डायरेक्ट टैक्सेस वो कितना पे कर रहे हैं, आपको जरा हिसाब लगाना पड़ेगा। विच पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द टेबल, आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें ये किस तरह का टैक्स है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, क्या सीन है, तसल्ली से देखिएगा। या बच्चों, शहरियार सॉरी, आई गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं करवाना चाह रहा हूँ। ये एवरेज एंड मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसको खुद करवा देता हूँ एक बार, फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेस्ट हु वॉच द वीडियो, ताकि सबको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब देखो, ये वो क्वेश्चन पेपर का मैंने एक्सट्रैक्ट ले लिया है, स्क्रीनशॉट। शाबाश मेरा बेटा, आपका हिसाब बिल्कुल ठीक है। ईशा बुखारी, ईशा, वेयर हैव यू बीन मिसिंग इन एक्शन? बहुत क्लासेस मिस की हैं। राइट जी, अब देखिएगा इसको। टेबल शोज अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स दैट डिफरेंट हाउस होल्ड्स पेड इन यूके बिटवीन 17 एंड 18। एवरेज इनकम्स दी हुई हैं, बॉटम 20% से लेके टॉप 20% कितना कितना टैक्स दे रहे हैं, उनकी इनकम भी दी है और टैक्स भी। अच्छा जी, अब ज़रा हमें प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव मालूम करने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। और मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? चेंज इन टैक्स जो आपने पे किया ओवर इनकम, चेंज इन इनकम, सॉरी, ठीक है। अब देखो, 15,000 से 25,000, 15,300 से 25,000 पे इनकम गई, टैक्स की अमाउंट 1500 पड़ी। तो मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, ये मेरे से भी नहीं होगा इस तरह। तो कितनी चेंज इन इनकम आई है उसको नीचे लिखेंगे हम, और टैक्स में तो साफ साफ 2000 से 3500 पे गए हैं, तो चेंज इन टैक्स इज जस्ट 1500, और चेंज इन इनकम इज फ्रॉम 15,300 टू 25,000 माइनस
15,300, 9,700। अब इसको कैलकुलेट करते हैं जी। 1500 डिवाइडेड बाय 9,700, तो एडिशनल इनकम पे कोई 15.4% टैक्स लिया गया है, मार्जिनल टैक्स, ठीक है। उसके बाद 25 से कितने पे गई, 34,600 पे इनकम चेंज, और टैक्स 35 से 6,000 पे, यानी 2,500 टैक्स का चेंज था, और इनकम का चेंज वाज जस्ट अबाउट 9,600। तो इसको भी कर लेते हैं। नाइन, वो 25,000 नीचे, गलत लिखा मैंने। हाँ हाँ, ठीक है, कितना हो गया जी? 2,500 डिवाइडेड बाय 9,600। नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। 9,400 तो है, लेकिन इनकम नीचे आएगी और टैक्स ऊपर आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है? 26.04, यानी पहले 15% और 26% प्रोग्रेसिव है सारा मेरे ख्याल में। अगला देखें, 6,000 से इनकम गई 9,500 पे, यानी 3,500 बढ़ी है, और टैक्स, सॉरी, टैक्स बढ़ा है 3,500, और इनकम बढ़ी है 34,600 टू 47,600, यानी 13,000 आई गेस। या इसको कैलकुलेट करें जी। 3,500 कर सकते हैं, लेकिन एहतियात लाजिम है। 27%, सो मुसलसल प्रोग्रेसिव हो रहा है। ऑप्शन ए, डायरेक्ट टैक्स, नो 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 नो, डी डी डी, रिच हाउस होल्ड्स पे मोर टैक्स देन पुअर हाउस होल्ड इन यूके। वैसे देख के भी पता लग रहा था, मेरी ख्वाहिश थी कि आपको मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना सिखा दूं। दैट वाज द ओनली रीजन, वन हम समझ तो बहुत साफ साफ आ रहा था। सबको समझ आ गई बच्चों एमआरटी कैलकुलेट करने का तरीका? और वैसे, या गुड। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3। व्हाट डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर? अंसर फरीद सलाहुद्दीन, आर यू देयर इन द क्लास? जी बेटे, आराम से देखना। बाय डेफिनेशन जाना है। बी, ए जरा लग रहा था लेकिन वो गलत है। बेनिफिट गिवन अप बाय नॉट कंज्यूमिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। Yes, simple by definition, option B. Manha West, which term assumes the existence of qualities, knowledge, and skills that allow an individual to be more productive? थोड़ी सी ज्यादती की है, ए लेवल A2 का क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया, लेकिन चले सोचें लॉजिकली। ऐसी कौन सी टर्म मैंने भी क्लास में बोली हुई है कि कंट्री का क्या बनाते हैं जी? नहीं, मनहा आपने बताना है। ह्यूमन कैपिटल, शाबाश। कुछ बच्चे इसमें स्पेशलाइजेशन ले लेंगे, विच इज नॉट टू फार ऑफ, लेकिन क्वालिटीज, नॉलेज एंड स्किल्स मींस आपकी लेबर फोर्स की क्वालिटी, ह्यूमन कैपिटल कैसा है। सो ऑप्शन बी, वेल डन जी। नंबर 5, दिस इज फॉर हमना कैसर। इसको ज़रा छोटा करते हैं। 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की उन्होंने मार्केट्स दिखाई हुई हैं। इन विच मार्केट वुड अ 10% डिक्रीज इन डिमांड, पूरा डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट कीजिएगा, एंड अ 10% इंक्रीज इन सप्लाई, बराबर सप्लाई कर्व को राइट पे शिफ्ट कीजिएगा। वो कहते हैं विल डेफिनेटली रिजल्ट इन बोथ अ फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड अ राइज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस पे लॉजिक करने की बजाय प्लीज शिफ्ट करके देखिएगा आप लोग। बहुत आसान है, तसल्ली से देखिए हम ना। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ज्यादा हो। यू मे नॉट बी करेक्ट। मैं जरा, जी जी जी, ए बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको बना के दिखाता हूं ताकि हम
हमने इसको ना ड्रॉ ना किया तो गलत हो जाएगा बेटे. सो मेक श्योर यू ड्रॉ देम. व्हाट हैपेंड? या देयर इट इज. उसने कहा जी 10% डिमांड बढ़ी, तो मैंने डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट कर दिया. फिर उसने कहा 10% सप्लाई बढ़ी है, मैंने उसी शेप में सप्लाई कर्व को राइट पे शिफ्ट किया. अब देखो आपकी जो, ओह अच्छा सॉरी, मैं इसको ठीक करता हूँ. डिमांड 10% डिक्रीज है, सॉरी हाँ. तो डिमांड को हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं और सप्लाई को राइट पे. अब देखो प्राइस कम हो गई और क्वांटिटी ज़्यादा हो गई. ए ऑप्शन. जो आपने ली थी डिमांड लेफ्ट पे, सप्लाई ज़्यादा, आपकी क्वांटिटी अनसर्टेन है और प्राइस जो है वो प्राइस अनसर्टेन है, क्वांटिटी भी अनसर्टेन. नहीं नहीं, प्राइस मैं दोबारा बनाता हूँ इसको, दोनों तो नहीं हो सकते. लेट्स सी. डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ, इक्विलिब्रियम बना विद अ लोअर प्राइस एंड लिटिल बिट लोअर क्वांटिटी. हमने समझ आ गया क्यों आपका गलत था. शाबाश, हमेशा बना के. गुड. नंबर 6. दिस आई गिव टू शरियार काशिफ को मैंने क्वेश्चन दे दिया था ना. हाँ उन्होंने वैसे खुद ही बता दिया था. शरियार चले आप ये कर दें. सप्लाई ऑफ अ न्यू ड्रग, क्या उसको बोलते हैं, to relieve muscle pain is very inelastic over a short period of time. Supply of printed newspaper is much more elastic over the same time period. What could explain factors ढूंढने बस आपने simply um, the difference in elasticity of supply of drug and printed newspaper. दोनों सही पेयरिंग होनी चाहिए. वेरी गुड, बहुत तेज आपकी है कैलकुलेशन. रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए तो जाहिर बात है नई ड्रग के लिए बहुत टाइम लगेगा उसको मार्केट में सप्लाई करने के लिए. प्रिंटेड न्यूज़पेपर एक्सेस कैपेसिटी है, फालतू मशीनें पड़ी हैं, प्रेस खाली पड़ी, और छाप सकते हो जब भी प्राइस बढ़े तो इलास्टिक हो जाएगी सप्लाई. नंबर 7. मुजफ्फर इमरान, विच चेंज कुड कॉज द सप्लाई कर्व ऑफ शुगर स्वीटेंड. गलत है. ओह अच्छा अच्छा ठीक है. तुमने इतनी जल्दी पढ़ लिया था, पहले नजर आ रहा था इसलिए पढ़ लिया. ओके वेल डन, शाबाश. चले मैं थोड़ा सा बाकी क्लास के लिए बता ही दूं. हुआ क्या है जी, उसने कहा है कौन सा चेंज सप्लाई कर्व को शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स यानी जिनमें शुगर डलती है उनकी सप्लाई को राइट पे शिफ्ट करेगा. तो अगर शुगर सस्ती हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, ऑप्शन ए सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा. बी रिजेक्ट होता है रिमूवल ऑफ सब्सिडी से, तो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा. इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम से डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा. इंक्रीज इन स्पेसिफिक टैक्स ऑन शुगर, इनडायरेक्ट होते हैं जो गुड्स पे लगते हैं. शुगर महंगी हुई तो शुगर शुगर स्वीटेड ड्रिंक्स भी महंगे होंगे, लेफ्ट पे शिफ्ट होगा. वेरी गुड. कॉस्ट बढ़ने से. नंबर 8. हाजिक खालिद, डिमांड फॉर टैबलेट्स इंक्रीजेस while the cost of producing them decreases. What will be the effect on price of tablets and the quantity supplied? तसल्ली से सोचो. डिमांड गिरी है और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग देम भी गिरी है, तो उसे सप्लाई पे सोचो क्या असर, फिर प्राइस एंड क्वांटिटी बेशक ड्रॉ कर लो. सोच लो. क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही है. और प्राइस अनसर्टन है, बिल्कुल सही है. इसका बेस्ट हल क्या होता है, आप लोग ड्रॉ किया करें. अब उसने क्या बताया है, डिमांड बढ़ी है राइट पे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से ऑफ कोर्स सप्लाई भी बढ़ेगी. तो हम कहीं ड्रॉ करके देख लेते हैं जी. ये इनिशियल इक्विलिब्रियम, प्राइस, क्वांटिटी, और जब हमारी डिमांड बढ़े और सप्लाई भी बढ़े तो प्राइस अनसर्टन रहती है और क्वांटिटी बढ़ जाती है. तो उसको कभी भी रिस्क ना लीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा. एवरीवन क्लियर बच्चों? ईशा बेटे माइक ऑन कर सकते हैं अगर माइक चल रहा है. शाबाश, आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया, मैं समझ गया था. व्हाट इज नेसेसरी टू अचीव द बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग द प्राइस मैकेनिज्म. टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट. वैसे ये भी A2 का क्वेश्चन है लेकिन चलें, कोशिश करें. आप ईशा बुखारी हैं, वेट कीजिए, उसको सोचने दें.
है वैसे अनफेयर क्वेश्चन, लेकिन बाकी रिजेक्ट हो सकते हैं बेटे। बी इज करेक्ट। देखो, परफेक्ट मार्केट में जो हम अगले साल पढ़ेंगे इंशाल्लाह A2 में, डिमांड एंड सप्लाई क्यों कामयाब होती हैं, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज होती है, इसलिए A2 के बच्चे ने फॉरन सॉल्व कर लिया। ए ऑप्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। नहीं। रिसोर्स एलोकेशन क्यों इंप्रूव हो रही होती है, शॉर्टेज सरप्लस नहीं होते, सिग्नल जा रहे होते हैं, इंसेंटिव आ रहा होता है, राशनिंग हो रही होती है, तो परफेक्ट नॉलेज की वजह से ये काम हो रहा होता है। सी तो साफ गलत था, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आ गई है, प्राइस मैकेनिज्म नहीं चल रहा। पीईएस ग्रेटर देन 1 होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, डिमांड सप्लाई जिस शक्ल की भी हो, रिसोर्स एलोकेशन इक्विलिब्रियम के थ्रू हो सकती है। तो वेल डन ईशा एंड अनसब, आई गेस जिन्होंने बोला था पहले, good X and Z have downward sloping demand curves and upward sloping supply curves. Sorry, Abdul Wahid आप सॉल्व करेंगे। Abdul Wahid from BTS. Good X, Y and Z all have downward sloping demand curves, upward sloping supply curves यानी normal shape के। Good X is in joint supply with good Y, पहला relationship, and in joint demand with good Z, दूसरा relationship. With Y, joint supply. With Z, joint demand. There is an increase in demand for good X. अब सोचो joint supplied वाली good पे क्या असर पड़ेगा, और joint demanded यानी complementary good पे क्या असर पड़ेगा. What will happen to the price and sales of good Y and Z? प्लीज अब्दुल वहीद को सोचने दीजिएगा। बेटे, मीट की डिमांड बढ़े तो लेदर के ऊपर क्या असर पड़ता है, जॉइंट सप्लाई का कॉन्सेप्ट सोचो। फिर अगर मीट की डिमांड बढ़े तो चिकन पे क्या असर पड़ता है, और जॉइंट डिमांड तो कुछ और है, सॉरी, मीट के साथ क्या इस्तेमाल होता है, लेट्स से नान, उनकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, फिर प्राइस पे खुद ही आप आ जाओगे। अब्दुल वहीद आप क्लास में है ना? आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, बस मैं मालूम करना चाहता आपको, टेक योर टाइम। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो, ईद के दिनों में जब मीट की, गोश्त की डिमांड बढ़ती है तो लेदर की सप्लाई पे क्या असर पड़ता है? इंक्रीज, लेदर की सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी प्राइस, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो लेदर, तो उसकी प्राइस, अब्दुल वहीद स्टेट, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो तो प्राइस डिक्रीज, डिक्रीज। तो हमारे पास गुड वाई का क्या आ गया, प्राइस फॉल, सेल्स राइज, सप्लाई बढ़ी, प्राइस गिरी। अब उल्टा चलते हैं, गुड जी जॉइंटली डिमांडेड है, गाड़ियों की डिमांड बढ़े तो पेट्रोल की डिमांड इंक्रीजेस और उसकी प्राइस, वेरी गुड। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास आ गई? बी, प्राइस फॉल फॉर वाई, बिकॉज सप्लाई बढ़ी थी, सेल्स राइज हुई, लेकिन प्राइस फॉल। गुड जी की डिमांड बढ़ी, डिमांड कब राइट पे शिफ्ट हुआ, प्राइस भी बढ़ी और सेल्स भी बढ़ी। गॉट द पॉइंट?
अब्दुल वहीद समझ आ गया बच्चे, या एक बार फिर बता दूं? यू कैन टेल मी यस और नो, मुझे पता नहीं लग रहा। नहीं समझ आया? अच्छा, बाकी सबको समझ आ गया या नहीं? बोले बताया, किसी को कंफ्यूजन हो तो दोबारा बता दो। अच्छा अच्छा, सबको आ गया समझ? सबको समझ आ गया कि नहीं? या रिपीट कर दूं अब्दुल वहीद? आपकी आवाज़ में मुझे नहीं आ रही। चले मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जॉइंट सप्लाइड गुड्स वो होती हैं जो एक ही सोर्स में से निकलती हैं। वीट एंड स्ट्रॉ, मीट एंड लेदर एक ही जानवर में होता है। तो अगर गुड एक्स को हम मीट बनाएं और जॉइंटली सप्लाइड उसका लेदर यानी खाल बनाएं, तो मीट की डिमांड बढ़ी तो खाल ऑटोमेटिकली जानवर ज़्यादा ज़िबा किए जाएंगे, खाल ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई। सप्लाई बढ़ने से गुड वाई यानी लेदर, उसकी प्राइस गिरेगी और सेल्स बढ़ेंगी। बी ऑप्शन। गुड जी जो कि जॉइंटली डिमांडेड है, लेट्स से एक्स को अब पेट्रोल बना देते हैं और गाड़ी बना देते हैं, और जी को पेट्रोल, तो गुड एक्स यानी पेट्रोल की डिमांड बढ़ी तो जी की डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगी और सेल्स भी। ऑप्शन बी। आई थिंक नाउ मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टूड इट। नंबर 11 हमना कैसर तसल्ली से, बाय डेफिनेशन। कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन सोचें और मुझे बताएं सही ऑप्शन क्या है। हमना क्या कर रहे हो मेरा बेटा? मुझे कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन बताओ जरा। अब व्हाट दे एक्चुअली पे, अब देखो मार्केट प्राइस वो होती है व्हाट दे आर एक्चुअली पेइंग, तो ऑप्शन ए बन रही है ना। विलिंग टू सप्लाई वाला क्यों कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो, हर रोज ये कर रहे हो। बी वेरी केयरफुल। नंबर 12, बाकी सबको समझ आ गया था, बाय डेफिनेशन क्वेश्चन था। ओके लेट्स गो नाउ टू जुर्बा, तो मैं ख्याल आज नहीं आई हुई। अम, अच्छा रायान, आप क्लास में है ना? नंबर 12 देखो बेटे, व्हाट डज assumption ceteris paribus means when economists analyze the way in which the quantity demanded of a good changes। by definition जाइएगा बच्चे, गलती नहीं करनी। सी, वेरी गुड, शाबाश, क्लियर थिंकिंग रायान। Ceteris paribus is when we assume all other factors, all other things remain constant, equal, only one variable changes। यानी डिमांड के केस में प्राइस चेंज करना अलाउ कर रहे हैं, इनकम फैशन टेस्ट को कांस्टेंट कर रहे हैं। सप्लाई के केस में प्राइस चेंज करना अलाउ कर रहे हैं, बाकी वेरिएबल्स को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ईडीपैम सॉरी वो रिवेंटस वाले सबको कांस्टेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी। वेल डन। एक नॉर्मल डिमांड कर्व का याद रखिएगा, अपर हाफ इलास्टिक होता है, नॉर्मल लिखा उसने। सेंटर जहां से जीरो से लाइन उसको आके मिलती है यूनिटरी हो जाती है इलास्टिसिटी, और लोअर हाफ में इन इलास्टिक हो जाती है। तो पूछ रहा है which two points indicate a move from price inelastic point to a less price inelastic point। दोनों इनइलास्टिक हैं लेकिन लेस इनइलास्टिक पे हम मूव कर रहे हैं। कौन सी ऑप्शन है? लेट मी गिव इट टू मुजफ्फर, से पहले मैं बात कर चुका हूँ। शामिर खान, आर यू देयर? देखो मेरा बेटा, अपर हाफ इलास्टिक होता है, सेंटर यूनिटरी, लोअर हाफ इन इलास्टिक। ज्यादा इन इलास्टिक से कम इन इलास्टिक पे आना है। डी होगा, जी बहुत इन इलास्टिक है, वाई रिलेटिवली कम इलास्टिक है। अगर यही वो कहता कि फ्रॉम अ मोर इलास्टिक पॉइंट टू लेस इलास्टिक पॉइंट, डब्ल्यू टू एक्स होता। तो वेल डन, ऑप्शन डी। नंबर 14, diagram shows the effect on the market for rise of a change in government policy that causes a shift in supply curve from S1 to S2। अब गवर्नमेंट ने खुद सोचो क्या किया होगा कि सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ है। सो व्हाट डज एरिया जे के एल एम रिप्रेजेंट? शरियार।
ए शाबाश। सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ, गवर्नमेंट ने या सब्सिडी दी होगी या इनडायरेक्ट टैक्स रिमूव किया होगा। तो कॉस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ सब्सिडी, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, फिर प्राइस लाइन की तरफ एक्सटेंड किया, जे के एल एम सारा आपकी सब्सिडी की अमाउंट थी। बाकी रिजेक्ट होते हैं एक्स्ट्रा सेविंग्स टू इम्पोर्टर्स ऑफ द रिमूवल ऑफ अ टैरिफ ऑन राइस। इम्पोर्टर्स को सेविंग जो मिलती है वो हाफ हाफ डिवाइड होती है, आधी कंज्यूमर को मिलती है प्राइस कम होने से, आधी ऊपर अगर इलास्टिसिटी नॉर्मल है। इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैक्सिमम प्राइस, ये मैक्सिमम प्राइस नहीं लगी हुई, इक्विलिब्रियम कायम है, इक्विलिब्रियम के मुताबिक शिफ्ट ऑफ सप्लाई हुआ है। लॉस इन गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम रिडक्शन इन लमसम टैक्स ऑन राइस, ये क्यों गलत, ये क्यों गलत है? लॉस इन गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम रिडक्शन इन लमसम टैक्स ऑन राइस, लमसम टैक्स हटाया बराबर शिफ्ट हुआ गवर्नमेंट का, अच्छा नहीं, टैक्स से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो आना था वो कम हो गया है। दिस ऑल्सो सीम्स करेक्ट, बट आई वुड स्टिल गो फॉर ए बिकॉज दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलें, इसको मैं डी को बाद में देखूंगा, लेकिन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14, जी बच्चों, ट्रांसफर पेमेंट्स पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। लेट्स गिव इट टू हमना, और हमना इस बार गलत नहीं करना। टेबल शोज 4 कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर 2 टाइम पीरियड्स। ढूंढो पहले कौन सी ट्रांसफर पेमेंट्स है अनअर्न्ड वाली। बाय हाउ मच हैड ट्रांसफर पेमेंट्स चेंज बिटवीन पीरियड 1 एंड 2। पीरियड 1 में वो उनको कैलकुलेट करो, फिर पीरियड 2 में कितना चेंज आया है, नीचे से ऑप्शन सिलेक्ट करो। शाबाश, करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सोचा है ना? कौन कौन सी ट्रांसफर पेमेंट थी बेटे? बिल्कुल अनअर्न्ड यही है, बाकी न्यू रोड्स बिल्ड करना या आर्म्ड फोर्सेस तो वो तो जॉब कर रहे हैं, या नया कैपिटल इक्विपमेंट बन रहा है उसमें भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, तो वो तो बिल्कुल ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। वेलफेयर पेमेंट्स, पेंशन पहले 600 प्लस 1100 1700 थी, फिर 450 और 1350 1800 हुई, तो बाय 100 दे हैव इंक्रीज्ड, प्लस का साइन, गुड। ऐसे ही करना है मेरे बेटा एग्जाम में भी। नंबर 16, लेट्स से शामिर खान से तो अभी पूछा था 1 मिनट पहले। लेट्स गिव इट टू मुजफ्फर। मुजफ्फर, विच टाइप ऑफ टैक्स यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज इज अ डायरेक्ट टैक्स? नाम से ही पता लग जाएगा आपको, लेकिन बाकी देख लीजिएगा। ये बिल्कुल ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स पे लग रही है, गुड्स पे लगा हुआ टैक्स हमेशा इनडायरेक्ट। स्पेसिफिक टैक्स ऑन द परचेज ऑफ सिगरेट्स एक गुड पे लग रहा है, इनडायरेक्ट। स्टैम्प ड्यूटी ऑन द परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये भी एक, stamp duty is an indirect tax, it's not a directly taken tax from the owner of the property, so basically सिर्फ a corporation tax, profit में से जो कंपनी से लिया जा रहा है इंडिया में, वो एक डायरेक्ट टैक्स है। नंबर 17, हाजिक खालिद, a government imposes a maximum price on medical face masks below the market price, सही जगह लगाइए। what is the most likely effect of this? बेशक ग्राफ बना लो, मैक्सिमम प्राइस लगाओ, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तसल्ली से सोचो। शाबाश। Some consumers will be unable to buy masks at maximum प्राइस, ठीक है, क्योंकि सप्लाई क्वांटिटी कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा, एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट्स बनती हैं। बी क्यों गलत है? वो कहता है जी एक्सेस डिमांड मीट करने के लिए फर्म सप्लाई बढ़ाएंगी, फर्म्स को प्राइस कम हो रही है, वो सप्लाई कम करती है, क्वांटिटी सप्लाई कम होती है, गलत हो गया, शॉर्टेज होती है। पुअर कंज्यूमर सबको मिल जाएगा? नहीं, चंद को मिलेगा जो लाइन में लग के या रैशनिंग के थ्रू उनको पहले मिल गया। मार्केट विल क्लियर मींस इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम को डिस्टॉर्ट करती है। सो वेल डन। व्हाट इज नॉट अ प्रोड्यूसर सब्सिडी? ईशा बुखारी, प्रोड्यूसर सब्सिडी कौन सी नहीं है इनमें से? वो इतना जल्दी, वेरी गुड। अ पेमेंट मेड टू अनएम्प्लॉयड टू अलाउ देम टू बाय, हाँ बिल्कुल सही है। तो
ट्रांसफर पेमेंट है, ये प्रोड्यूसर सब्सिडी नहीं है। ग्रांट दी जाए या गारंटीड मिनिमम प्राइस में उनसे खरीद ले गवर्नमेंट, उनका रेवेन्यू पूरा कर ले। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मास्यूटिकल कंपनी टू डेवलप अ न्यू वैक्सीन, सारी प्रोड्यूसर सब्सिडीज हैं, नॉट सिर्फ कंज्यूमर सब्सिडी। सॉरी, अपना ट्रांसफर पेमेंट नंबर डी था। वेल डन। अब जी नंबर 19, दिस आई एम गिविंग टू शहरियार अगेन। शहरियार काशिफ, व्हाट इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी आपकी एक्स एक्सिस, एंड व्हाट ऑन वाई एक्सिस। एग्रीगेट डिमांड कर्व के लेबल पूछ रहे हैं आपसे, तसल्ली से ऑप्शन चूज कीजिएगा, उसने उल्टा पूछा हुआ है। सी, रियल जीडीपी आएगा एक्स एक्सिस पे नीचे, और प्राइस लेवल आएगा वाई एक्सिस पे। ये तो हम बहुत दफा ये ग्राफ कर चुके हैं इन्फ्लेशन में सारा कुछ। सो वेल डन। नंबर 20, आंसर व्हाट कुड एक्सप्लेन एन इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर, बल्कि हाजिक को दे रहा हूँ, उनको टर्म्स ऑफ ट्रेड में इशू है। हाजिक, व्हाट कुड एक्सप्लेन एन इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर अ कंट्री, सिर्फ प्राइसेस एक्सपोर्ट्स की ज्यादा हो रही हो या इंपोर्ट की कम, या दोनों काम, ये आपने ढूंढना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पे नहीं जाना, टर्म्स ऑफ ट्रेड, रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। कौन सी ऑप्शन? सी बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा समझ लो, आपको इसमें भी कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इंक्रीज इन टैरिफ ऑन इंपोर्ट से इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? प्राइस सिर्फ बोलना, तो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हो जाएंगी क्योंकि इंपोर्ट्स महंगी हो गई। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट सोल्ड, अगर इंपोर्ट्स की सप्लाई कम होती है, इससे भी वो महंगी हो जाएंगी, हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब। डी, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट सोल्ड, हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरती है, उनकी प्राइस गिरेगी, इससे भी हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब। सिर्फ सी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स हमारी महंगी हो गई हैं, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी होनी चाहिए। गॉट इट हाजिक? अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Answer number 21. What is the correct description of an aggregate demand curve? Take your time, सारा पढ़िएगा एक बार। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ढूंढनी है। शाबाश, वेरी गुड। ए क्यों रिजेक्ट होता है? खाली कंज्यूमर गुड्स की बात हो रही है। बी क्यों रिजेक्ट होता है? ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, पूरे मुल्क की चीजों की नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट। सी क्यों रिजेक्ट होता है? जो फर्म सिर्फ खरीदना चाह रही है, तो वो तो कैपिटल गुड्स बन जाएंगी, कंज्यूमर गुड्स मिस हो जाएंगी। डी, इट्स अ कर्व दैट शोज टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एट ऑल प्राइस लेवल्स इन एन इकोनॉमी। परफेक्ट डेफिनेशन। Let's go to next one. This one I'll give to Abdul Wahid. Data in table is extracted from Singapore balance of payments. कुछ terms आपने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। What was the value of trade balance, यानी exports imports of goods and services का balance in 2019? Abdul Wahid, are you there? आपसे क्वेश्चन पूछा है नंबर 22। ट्रेड बैलेंस बताना है, बहुत साफ साफ उसने कैलकुलेट करके आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, कौन से नहीं शामिल करने खुद सोच लो।
इनका शायद कोई इशू है नेट का। कोई और बचा कर दे प्लीज। बी वन। हाँ, दोनों पॉजिटिव थे। 134, 8000 तो मिल मिला के 142।